थी वो भारत में अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर सकती थी। इसकी अनुमति भी किस अधिनियम के तहत दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई। ठीक है, ये 3 बिंदु आपको इसमें ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों चार्टर एक्ट 1833 की। चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो कंपनी थी, कंपनी का जो व्यापारिक मामला था, जो एकाधिकार था ना, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसमें अपवाद भी था कि चीन के साथ अगले 20 साल के लिए व्यापार होगा, लेकिन 1833 का जैसे ही राजनीतिक अधिनियम आया उसके तहत क्या हुआ? सबसे पहले कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापारिक, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसी अधिनियम के तहत 1843 में प्यारे बच्चों 1843 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया। यानी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1843 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत किया गया। प्यारे बच्चों इसके बाद में और क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत ही, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों, वो अब क्या हो गया? वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, और भारत का गवर्नर जनरल। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो व्यक्ति है वो एक ही है, जिसका नाम है, आपको नोट कर लेना है, वो है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक या लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक है ना। हम ये कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। एक ही व्यक्ति है, आपको ध्यान रखना है। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। और क्या इसमें विशेष हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है, इसी अधिनियम के तहत 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1834 में, इसी अधिनियम के तहत 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, विधि आयोग की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि इस चार्टर अधिनियम या इस राजलेख अधिनियम के तहत ध्यान रखना है, राजलेख अधिनियम कौन सा है? 1833 के तहत ही क्या हुआ है? 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई है और 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया है और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है और बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे सामने कंपनी का क्या होता है? नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है, वो कौन सा है? इसको समझिए थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों समझते हैं हम इसको। थोड़ा लंबा पड़ रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको आप पेशेंसली देखेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद में जो नेक्स्ट अधिनियम आता है, जो 5वां अधिनियम है, जिसका नाम है 5वां अधिनियम जो है प्यारे बच्चों 1833 के बाद में आता है 1853। कौन सा आता है? 1853। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चार्टर एक्ट 1853 1853 यानी राजलेख अधिनियम 1853। तो राजलेख अधिनियम 1853 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को समझिए। तो पहला पॉइंट तो आपका ये ध्यान रखना है, कंपनी के अधीन आने वाला प्रथम एक्ट ये था। कौन सा था प्यारे बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कंपनी के अधीन आने वाला अंतिम एक्ट कौन सा है? तो ये चार्टर अधिनियम 1853 है। यानी राजलेख अधिनियम 1853 है। ये आपको ध्यान रखना, कंपनी के अधीन आने वाला अधिनियम जो है। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें 1-2 पॉइंट और नोट कर लेना है कि जो भारत में जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत क्या किए जाएंगे? भर्ती किए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया
कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी क्या होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए जाने लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भर्ती किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। इसके तहत ही ये किया गया राज्य लेख अधिनियम 1853 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भारत में कब हुई। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत में खास करके मैं यहाँ पर बात करता हूँ ICS की। किसकी बात करता हूँ? ICS, इंडियन सिटीजन सर्विस, ठीक है, यानी भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत भारत में देखा जाए तो 1793 में हो चुकी थी। किसने की है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट, 1793 में। लेकिन जो ये सेंटर पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पर 2 डिटेल 1793, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये 1853 से प्रारंभ हुई हैं। कब हुई हैं? 1853 से प्रारंभ हुई हैं। तो 1853 से जब इनका सेंटर पड़ता था, तो सेंटर कहाँ पड़ता था? लंदन में पड़ता था। लेकिन 1922 के बाद में, यानी 1853 से लेकर के 1922 के मध्य में सेंटर कहाँ पढ़ रहे थे? लंदन में पढ़ रहे थे। और प्रथम भारतीय जिन्होंने ICS परीक्षा को, ICS अधिकारी बनकर आए थे, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे प्यारे बच्चों? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जो कि ICS अधिकारी बनकर आए थे, प्रथम भारतीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक चीज़ और समझते हैं इसमें, 1922 के बाद में क्या हुआ? 1922 के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सेंटर था वो इलाहाबाद में पढ़ने लगा। यानी इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रथम सेंटर जो प्रतियोगी परीक्षाओं का हुआ था या पड़ा था, वो कौन सा था? तो वो इलाहाबाद में पड़ा था, जो कि क्या था? अंग्रेजों के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को भर्ती कराने के लिए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना हमारे सामने होता है। अब यहीं पर यू टर्न होता है प्यारे बच्चों, क्या कि हमने एक चीज़ देखा यहाँ पर। क्या देखा? हमने ये देखा कि यहाँ पर तुम नोट डाउन भी कर रहे हो, इस बात को थोड़ा समझिए। क्या चीज़? कि हमने देखा कि रेगुलेटरी एक्ट के बाद में क्या हुआ, इसको संशोधन करने के लिए तो बीच बीच में अधिनियम आए हैं, ये सही बात है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कंपनी के अधीन जो मामले आ रहे हैं ब्रिटिश संसद से, वो हर 20 साल बाद आ रहे हैं प्यारे बच्चों। किसके बाद आ रहे हैं? हर 20 साल बाद। तो प्रथम एक्ट ये आया, तो दूसरा एक्ट जो प्यारे बच्चों आया है वो कब आया है? 1793 में आया, यानी प्लस इसमें 20 साल करोगे 1793 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एक्ट आया प्यारे बच्चों, वो आया हुआ है 1813 में। उसके बाद चौथा जो एक्ट आया है वो आया है 1833 में। उसके बाद पाँचवा एक्ट आया है 1853 में। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कंपनी के अधीन आने वाले मुख्य रूप से जो अधिनियम है वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। आप देख सकते हो, पहला ये हो गया। दूसरा ये जो अधिनियम है वो क्या है? सब चार्टर के एक्ट के नाम से जाने जा रहे हैं। किस नाम से जाने जा रहे हैं? चार्टर एक्ट के नाम से जाने जा रहे हैं। तो प्रथम हो गया, दूसरा, तीसरा चार्टर एक्ट, और चौथा चार्टर एक्ट, और पाँचवा चार्टर एक्ट, है ना। तो हम देख सकते हैं चार्टर एक्ट के तहत ही ये काम हो रहा है। तो इनके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि रेगुलेटरी एक्ट कंपनी के अधीन आने वाला प्रथम एक्ट है, जबकि कंपनी के अधीन आने वाला अंतिम एक्ट कौन सा है? तो 1853 का एक्ट। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, वो क्या रख रहा है कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, है ना, और बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो कौन, कहाँ पर, किस अधिनियम के तहत किए गए हैं। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बात की है रेगुलेटरी एक्ट की। तो रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था। दूसरा हमने ये देखा, और ये सब अधिनियम किसके तहत किया गया है? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत किया गया है। अगर उसी वे में देखेंगे तो हमारे सामने आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया हुआ प्यारे बच्चों। अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या होता है आगे चल करके कि 1853 का एक्ट खत्म होता है। खत्म होने यानी खत्म क्या होते, 20 साल के लिए उसका टाइमिंग चल रहा था। उसी बीच भारत में एक घटना घटित होती है। उस घटना को हम भारतीय इतिहास में जानते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने क्या कर दिया, जो कंपनी थी, वो कंपनी का शासन था वो समाप्त करके ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया। इसलिए जो अब आने वाले जो अधिनियम होंगे वो सब किसके अंतर्गत आने वाले होंगे? वो सब आने वाले होंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से
अंडर द ब्रिटिश क्राउन हुआ है उसको समझते हैं। तो अभी तक हमने जो जाना वो किसके बारे में जाना, वो जाना अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी एक्ट आए हैं उनको मैंने बारी बारी से आपको बताया। जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप समझ पाए होंगे, आई होप। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो इसको। आगे हम बात करते हैं किसकी, अंडर द ब्रिटिश क्राउन की। तो अंडर द ब्रिटिश क्राउन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको समझते हैं, उसके बाद में इसको मैं समाप्त कर दूंगा। प्यारे बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस प्रकार से मतलब भारतीय संविधान का विकास होता है। तो हम समझते हैं सबसे पहला ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए उनको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश संसद के अधीन आने वाला प्रथम एक्ट कौन सा है, तो 1858 का अधिनियम है। अब इसके तहत क्या क्या काम किए गए हैं उसको समझते हैं। तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, प्यारे बच्चों भारत का गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम का अब क्या कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, तो ध्यान रखना है वायसराय कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं जो वायसराय था प्रथम, है ना, वायसराय यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या है प्यारे बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और प्रथम वायसराय एक ही व्यक्ति है, कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। तो प्यारे बच्चों 1858 के अधिनियम के तहत ही और क्या प्रावधान किए गए हैं, तो हम और प्रावधान ये कह सकते हैं कि इस वायसराय को नियंत्रित करने के लिए एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया इसको नियंत्रित करने के लिए, किसको, वायसराय को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और जो भारत सचिव का जो पद था वो इसको नियंत्रित करता था, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम समझते हैं आगे, एक चीज़ आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, तो हम कह सकते हैं कंपनी का शासन जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया है। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना गवर्नर जनरल भारत का वायसराय है ना, किस अधिनियम के तहत हो रहा है, तो ध्यान रखना है 1858 के अधिनियम के तहत हो रहा है। आगे समझते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं कि हमारे सामने 4 व्यक्ति हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से। वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारत का प्रथम वायसराय। तो प्यारे बच्चों मैं इनको एक साथ में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दुविधा ना हो। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, तो हमने देखा था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना है प्यारे बच्चों, वो बना था लॉर्ड क्लाइव। कौन बना था, लॉर्ड क्लाइव था, राइट। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स बना था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, तो ध्यान रखना विलियम बेंटिक। कौन बना है प्यारे बच्चों, विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना है प्यारे बच्चों, तो ये बना है लॉर्ड कैनिंग। कौन बना है, लॉर्ड कैनिंग। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अंडरलाइन रखना है आपको। अब आगे बात करते हैं जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दूसरा जो अधिनियम आता है वो कौन सा है, तो दूसरा जो अधिनियम आता है वो आता है 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, यानी भारत शासन अधिनियम 1861 या 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम जो है इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, तो प्यारे बच्चों समझिए। इसके तहत सबसे पहले हम देखेंगे जो ये वायसराय था और भारत सचिव था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो वायसराय था, इस वायसराय की शक्तियाँ बढ़ा दी गई इस अधिनियम के तहत।
वायसराय की शक्तियाँ दो प्रकार की बढ़ाई गई थी इस अधिनियम के तहत। एक तो शक्ति थी निषेधाधिकार की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति थी प्यारे बच्चों, और एक थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति। इससे पहले ये शक्तियाँ इसके पास नहीं थी, यानी केवल ये नाम का वायसराय हुआ करता था। भारत में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता था जब तक कि भारत सचिव का कोई ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन भारत सचिव के पद की कुछ शक्तियाँ क्या कर दी गई, कम कर दी गई, भारत के वायसराय को दे दी गई। तो उनमें शक्तियाँ कौन कौन सी है, एक निषेधाधिकार की शक्ति है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जो कि अस्थायी होता है, उसी प्रकार से भारत में वायसराय क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। किसके तहत किया गया है ये सब प्यारे बच्चों, 1861 के अधिनियम के तहत किया गया है। 1861 के अधिनियम के तहत ही एक दूसरा मामला और आता है 1862 में प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट की स्थापना, यानी पहली बार भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है, तो 1861 के एक्ट के तहत की गई है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो थे प्यारे बच्चों 1862 में 3 हाई कोर्ट खोले गए, 3 हाई कोर्ट मतलब स्थापित किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे, तो ध्यान रखना, एक तो कोलकाता में किया गया था 1862 में ही, एक मद्रास में किया गया था, और एक मुंबई में किया गया था, मुंबई में। तो भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना उस समय क्या कर दी गई थी, 1862 में। ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बात की कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई है, तो प्यारे बच्चों आपको इस बात का पता लग गया होगा कि 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में की गई। यानी भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था वो 74 में किया गया था, 73 के तहत। जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई है वो कब की गई है, तो हाई कोर्ट 3 बने हैं। कौन कौन से बने हैं, 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में वो बने हैं, मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या इसमें पॉइंट रहेंगे हाईलाइट के लिए, तो ध्यान रखना है 1861 के अधिनियम के तहत ही विभाग प्रणाली की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों क्या आ रहा है इसमें पॉइंट बिंदु, विभाग प्रणाली की स्थापना, विभाग प्रणाली। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। विभाग प्रणाली की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हो, भारत जो है वो राजाओं का देश हुआ करता था, यानी बहुत सारे राजाओं ने इस पर शासन किया है। तो राजा जो हुआ करते थे वो अपने सभी मंत्रियों को एक साथ में राज दरबार लगा करते थे। तो राज दरबार में क्या थे, उसमें गृह मंत्री, कृषि मंत्री और तमाम प्रकार के मंत्री एक साथ में बैठ करके अपना काम सुलझाते थे। जबकि अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर विभाग प्रणाली की स्थापना की, इन डिपार्टमेंट बनाना प्रारंभ किया कि अगर तुम गृह मंत्री हो, अगर तुम रक्षा मंत्री हो, अगर तुम कृषि मंत्री हो, तो अपना कार्यालय अगर अलग बनाओ, अपना विभाग अलग बनाओ, और एक दिन मीटिंग हुआ करेगी हफ्ते में। वो जिस प्रकार से अब आप जानते हो कैबिनेट मीटिंग हुई, तो कैबिनेट मीटिंग का मतलब वही राज दरबार ही होता है, उस समय का राज दरबार, यानी इस समय हम कैबिनेट मीटिंग के नाम से जानते हैं, उस समय के राज दरबार के नाम से जानते हैं। तो भारत में जैसे कि तुमने देखा बहुत सारे विभाग हैं, तो विभाग जो बनने की प्रथा प्रारंभ हुई है वो किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई है, तो 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में प्रारंभ हुई है, यानी 1861 के तहत प्रारंभ हुई है। केवल इतना ध्यान रखना है, विभाग प्रणाली की स्थापना भारत में कब हुई है, 1861 के अधिनियम के तहत हुई है। तो प्यारे बच्चों ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाला दूसरा अधिनियम के बारे में जो मुख्य बिंदु थे वो क्लियर हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अधिनियम की, यानी 1892 का अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1892, जो तीसरा अधिनियम है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, है ना। 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। प्यारे बच्चों इस अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बात क्या है कि बजट पर बहस की शुरुआत कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 1892 के अधिनियम के तहत ही हुई है। यानी भारत शासन अधिनियम के 1892 के तहत भारत में बजट की शुरुआत हुई थी, बजट पर बहस की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें एक पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, वो हो सकता है अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई, अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई। तो प्यारे बच्चों ये स्पष्टता मिल रही होगी। 1892 के अधिनियम के तहत आपको 2 बिंदु ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से, कि बजट पर पहली बार बहस की शुरुआत और अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत किस अधिनियम के तहत भारत में की जा रही है, तो 1892 के अधिनियम के तहत की जा रही है। यानी भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत ये प्रावधान किया जा रहा है। प्यारे बच्चों इसके बाद में हम आगे देखते हैं आगे क्या प्रावधान हुआ है। तो आगे जो प्रावधान हुआ है वो हम समझते हैं।
1909 का अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1909। अभी इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आगे समझते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही ये चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो समझते हैं आगे। अभी मैं रिकॉल बाद में करा दूंगा आपको, ठीक है। यानी कि एक तो हमारा 1858 का अधिनियम हो गया, एक 1861 का हो गया, एक 1892 का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे सामने जो अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत, यानी कि इसके बाद चौथा अधिनियम मान सकते हैं हम इसको, यानी कि दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अब चौथा अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1909। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा समझिए। भारत शासन अधिनियम 1909 है, इसका एक उपनाम है, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी कि किस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। तो ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1909 या 1909 का अधिनियम को ही हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो मार्ले शब्द है और जो मिंटो शब्द है, प्यारे बच्चों, अभी मैं 1858 के अधिनियम के तहत दो पद दिए थे, एक तो सचिव आ रहा था, एक पद था वायसराय। क्या था? वायसराय था। दो पदों की हम बारे में चर्चा की है 1858 के अधिनियम में। तो प्यारे बच्चों, वही है कि यहाँ पर एक जो मार्ले व्यक्ति है, लॉर्ड मार्ले, वो यहाँ पर सचिव है। तो इसलिए उस समय 1909 में मार्ले सचिव हुआ करता था और मिंटो जो था वो वायसराय हुआ करता था। कौन था? वायसराय हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के नाम पर यह 1909 का अधिनियम पड़ गया है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो जो है, मिंटो द्वितीय क्या था? वायसराय था, और लॉर्ड मार्ले जो था वो सचिव था, इसलिए इनके नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कर दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम के तहत, पहला प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ये आपको ध्यान रखना है इसी अधिनियम के तहत। प्यारे बच्चों, एक और आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, 1909 का अधिनियम ही है, भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 के अधिनियम में केवल इतना ध्यान रखना है कि हिंदू मुस्लिम की जो पहली बार लड़ाई जो हुई थी वो किस अधिनियम को इंडिकेट करती है, तो ध्यान रखना है वो 1909 के अधिनियम को ही करती है। यानी 1909 के अधिनियम के बाद ही हिंदू मुस्लिम होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति हालांकि ये शुरुआत से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सबसे बड़ा उदाहरण ध्यान रखना। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909। इतना आपको इसमें ध्यान रखना केवल, और इससे काम चल जाएगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों, हम समझते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाला जो 5वां एक्ट था वो था 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, प्यारे बच्चों, कौन सा है? 1919 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1919 अधिनियम। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसका उपनाम ज्ञात कीजिए। इस समय यानी 1919 में भारत में हम यहाँ पर कह सकते हैं माउंट टेक्यू चेम्सफोर्ड, माउंट टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। प्यारे बच्चों, जो माउंट टेक्यू है ना और चेम्सफोर्ड है वही है, यानी एक तो इसमें सचिव है जो माउंट टेक्यू है, और चेम्सफोर्ड है वो कौन है? वायसराय है। कौन है? वायसराय है। इसलिए जो नाम आ रहा है ना, ये जो चेम्सफोर्ड और माउंट टेक्यू, वो क्यों आ रहा है?
क्योंकि उस समय ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, इसलिए इनका नाम इस अधिनियम के तहत आ रहा है। तो 1919 के अधिनियम को हम माउंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि माउंटेक्यू जो था वो सचिव था उस समय, और जो चेम्सफोर्ड था वो कौन था, वायसराय था, इसलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, 1919 का अधिनियम दे रहे हैं। तो इस 1919 के अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है इसमें, 5वां जो मतलब एक्ट है इसके तहत क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। भारत में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यानी द्वैध शासन को शुरू किया गया। पहला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 के अधिनियम के तहत ही कैग का पद सृजित किया गया। CAG, कैग का पद सृजित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कैग को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, आगे ये आएगा, हम पढ़ेंगे, ये निकाय है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत। राज्य संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है ना। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है, तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और जो विशेष पॉइंट रहेगा इसमें प्यारे बच्चों, वो रहेगा महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। तो किस अधिनियम के तहत किया गया है प्यारे बच्चों, तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इतना बिंदु आपको 1919 के अधिनियम के तहत ध्यान रखने हैं विशेष रूप से, है ना। मुख्य बिंदुओं को मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, बाकी जो है उनको हम स्किप करते चले जा रहे हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमारे सामने आता है 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो उसको हम करते हैं थोड़ा स्टडी। ये जो भी आ रहा है वो सब किसके अंतर्गत आ रहा है प्यारे बच्चों, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट अधिनियम आता है 6वां, वो आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, ठीक है। अब तक जितने भी अधिनियम आ रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा अधिनियम कह सकते हो, यानी कि अब तक जितने भी अधिनियम आए उन सब में सबसे बड़ा अधिनियम। अगर तुमसे बोले कि भारतीय संविधान का जो विकास है या भारतीय संविधान जो है सर्वाधिक किस अधिनियम का हिस्सा है, तो ध्यान रखना है 1935 के अधिनियम का हिस्सा है। लगभग 65%, प्यारे बच्चों कितना, 65% जो हिस्सा है वर्तमान में भी वो 1935 के अधिनियम का ही हिस्सा है। तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको थोड़ा हम नोट डाउन करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट देखो, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। देखिए द्वैध शासन है ना, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत किया गया है, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया 1935 के अधिनियम के तहत ही। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया, ठीक है, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इधर देखो हमने केंद्र में 1919 के अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई है, लेकिन वो केंद्र में हो रही है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रांतों में हो रही है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्वि मतलब दो सदन। कौन कौन से सदन है अभी वर्तमान में, अगर मैं थोड़ा चर्चा करूँ तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है उसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। मतलब क्या हुआ, इसमें एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके अंतर्गत और क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग
यानी कि यूपीएससी की स्थापना की गई। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये आपको ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है प्यारे बच्चों, तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया यूनिट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत ही। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसमें और क्या पॉइंट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो यानी कि जो 1935 का टाइमिंग है ना प्यारे बच्चों, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है, तो 1 अप्रैल 1935 को ही की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों मैंने आपसे जैसा कि अभी अवगत कराया कि अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम ये है और 65% संविधान इसी का ही हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों अगर इसी का हिस्सा है तो किस प्रकार से है इसको समझ लो। इस समय जब ये आया था तो इसमें भाग की जो इन पार्ट थे, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में जो पार्ट हैं वो कितने हैं, 22 हैं, मतलब 25 हैं, यानी कि इनमें संशोधन किया गया है, ABC जो भी बनना है इनका, तो 25 हो रहे हैं भाग वर्तमान में। तो प्यारे बच्चों उस समय 1935 के अधिनियम में जो भाग थे या पार्ट थे वो कितने थे, 14 थे। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद की बात करते हैं, यानी आर्टिकल कितने थे, तो प्यारे बच्चों इसमें जो आर्टिकल थे वो 321 थे, जबकि वर्तमान में या जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ तब 395 थे प्यारे बच्चों। लेकिन वर्तमान संशोधन हुआ है तो लगभग 468 के करीब पहुंच गए हैं अपन लोग। कहाँ तक पहुंच गए, 468 अभी वर्तमान में अनुच्छेद हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करें अनुसूची की, अनुसूची तो अनुसूची वर्तमान में देखा जाए तो, और इस समय कितनी थी, 10 थी। तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है प्यारे बच्चों वो 12 है और इसमें कितनी थी, 10 थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 1935 का अधिनियम है वो क्या है, 65% भारत का संविधान 1935 के अधिनियम का ही है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है। हमें इस लहजे से इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे क्या और इसमें प्रावधान हो सकता है, तो ध्यान रखना पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया 1935 अधिनियम के तहत ही। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया, यानी 1935 में बर्मा को या म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो नाम है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम, मतलब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिख लो अलग से नोट करके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है प्यारे बच्चों उसको थोड़ा कर लीजिएगा, क्या है तो समझिए थोड़ा सा। नोट करके लिख लीजिए आप, नोट में क्या लिखना है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम, भारत के सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका नाम है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भी आपसे पूछे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दो धर्मों के बीच में कट्टरवाद की शुरुआत कब हुई, दो धर्मों के बीच में कट्टरवाद की शुरुआत, तो आप जानते हो हिंदू मुस्लिम कब हुआ है, तो 1909 के अधिनियम के तहत हुआ है। तो 1909 से कब हुई है शुरुआत इसकी, तो 1909 से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य में क्या अंतर है, ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है प्यारे बच्चों और जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश साम्राज्य है, इनमें अंतर क्या है, मुख्य रूप से अंतर क्या है, तो ध्यान रखना है इसका जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, अंतर है राजनीति में भागीदारी का, राजनीति में भागीदारी का केवल इतना अंतर है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला जो अंतिम एक्ट है वो 1935 यानी कि अंतिम एक्ट जो है कौन सा,
1953 का है, जबकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाला अंतिम एक्ट है वो कौन सा है, 1935 का अधिनियम है। तो 1935 के अधिनियम को हमने कम्प्लीटली क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। इसके बाद में और क्या क्या प्रावधान है थोड़ा उसको और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। चूँकि हमें 1950 तक जाना है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद में जो भी पार्ट रह जाएगा शेष वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिए, इसको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ पूरे को। भारतीय संविधान का जो विकास हुआ वो हमने देखा कि दो पहलुओं से हुआ। दो पहलू कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? एक तो हमारा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दूसरा था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, ब्रिटिश साम्राज्य। तो प्यारे बच्चों इसमें आप समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके तहत जो रूल आए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला रूल आया था 1773 वाला, दूसरा आया था 1793 का चार्टर एक्ट जो था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। तीसरा आया था 1813 का जो चार्टर एक्ट था। चौथा आया था 1833 का जो कि चार्टर एक्ट था। और पाँचवा जो आया था वो आया था 1853 का, जो ये भी क्या था, चार्टर एक्ट था। तो कंपनी के अधीन प्रथम एक्ट कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। और कंपनी के अधीन अंतिम एक्ट कौन सा आया? चार्टर एक्ट 1853 आया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम जो अधिनियम आया है, या मैं संसद की बात कर ले रहा हूँ, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत जो प्रथम एक्ट आया है वो आया है 1858 का अधिनियम, 1858 का एक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्रथम। दूसरा जो आया है वो कौन सा आया है? 1861 का अधिनियम। तीसरा जो आया है वो कौन सा आया है? तो 1909 का अधिनियम। चौथा जो एक्ट आया है वो कौन सा आया है? 1919 का अधिनियम। पाँचवा जो एक्ट आया है वो कौन सा आया है? 1935 का अधिनियम। तो प्यारे बच्चों ब्रिटिश साम्राज्य या संसद के अधीन आने वाला प्रथम एक्ट है कौन सा है? 1858 का अधिनियम है। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम एक्ट जो है वो कौन सा है? 1935 का अधिनियम। अब तक का सबसे बड़ा जो अधिनियम है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है वो कौन सा है? वो है 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको यह समझाया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने किस